नमस्कार दोस्तों, मैं सुचि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वीएमकेटी न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आज के समय में शिक्षा किस तरह से चल रही है? शिक्षा किस तरह से चल रही है, यह तो एक बहुत व्यापक सवाल है। अब उसमें आप पर्टिकुलर क्या जानना चाहती हैं वो एक अलग बिंदु है, पर मेरा अपना मानना है कि शिक्षा जैसे चलनी चाहिए वैसे तो नहीं चल रही है। अच्छा, तो क्या बदलाव आया है सर? शिक्षा में क्या बदलाव आया है? देखिए, शिक्षा जो है ये समाज के बेहतर दिशा में ले जाने का एक माध्यम है, और समाज किस तरफ जा रहा है ये पूरा समाज स्वयं देख रहा है कि किस तरफ जा रहा है। शिक्षा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चलनी चाहिए उस प्रकार से नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय शिक्षा विभाग में ऊपर से नीचे तक मुझे लग रहा है कि सूचनाओं का आदान प्रदान जितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा औपचारिकताओं में शिक्षा को बिजी किया जा रहा है, शिक्षा के लिए उतना समय न विभाग दे रहा है न विद्यालयों को मिल पा रहा है। सर, जो सरकार फीस में वृद्धि बढ़ा रही हो, तो मतलब वृद्धि का कारण क्या, क्यों इतनी फीस बढ़ाई जा रही है? सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट का भी वही है। नहीं, सरकारी स्कूलों में तो फीस आज के 7 साल 8 साल पहले निर्धारित की गई थी, तब से वही फीस चली आ रही है। और प्राइवेट स्कूल तो अपने मनमर्जी के हैं, वो तो अपने हिसाब से फीस हर साल बढ़ाते रहते हैं। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस का नियमन करने के लिए एक कानून बनाया, पर वो कानून निष्प्रभावी है। वो कानून अपने आप में कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। फीस प्राइवेट स्कूल अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं और जिसकी मार अभिभावकों पर पड़ रही है। सरकारी स्कूलों में फीस एक निर्धारित है पिछले 7-8 साल से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा सर, और परीक्षा व्यवस्था में कुछ बताएं कि किस तरह से चल रही है परीक्षा, क्या व्यवस्था है परीक्षा की? देखिए, परीक्षा जो चल रही है जी। ये हर सरकार की स्थिति पर निर्भर करता है कि परीक्षा कैसी होगी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को संचालित करता है, 2007 से पहले कानूनी तौर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद एक स्वायत्त संस्था थी, एक लोकतांत्रिक संस्था थी। वहाँ हर प्रकार के निर्णय लेने के लिए 24 शिक्षक और प्रधानाचार्य के प्रतिनिधि हुआ करते थे वहाँ। उस व्यवस्था को माध्यमिक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2007 लाकर परिवर्तित कर दिया, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी परीक्षा वैसे होगी। इस समय बीजेपी की सरकार है, कहने को एक सख्त प्रणाली की परीक्षा चल रही है। परीक्षा को एक युद्ध जैसा माहौल में तब्दील कर दिया गया है। विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि जैसे हम सबसे बड़े मुजरिम हों, अपराधी हों, और हमें ही घेरने के लिए सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुरूप इन बोर्ड परीक्षाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। इन बोर्ड परीक्षाओं में 3 घंटे में जो 2 वर्ष तक विद्यार्थी पढ़ता है उसका मूल्यांकन केवल 3 घंटे में 15-20 सवाल पूछकर नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन तो वर्ष भर होता है बच्चे का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ नई बातें आई हैं कि जिसमें सतत मूल्यांकन का एक कंसेप्ट आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उसको पूरी तरह लागू किया जाएगा तो बच्चों पर परीक्षा का तनाव और बोझ कम होगा। आज तो ये बोर्ड परीक्षाएं जो हैं ये मूल्यांकन का माध्यम नहीं रह गई हैं। ये केवल पास, किसी भी तरह से इसको पास करने का विद्यार्थी का जोर होता है, उसके दिमाग पर तनाव होता है। इसी परीक्षाओं की आड़ में ही कोचिंग का पूरा व्यवसाय डेवलप होता है, और विद्यार्थी परीक्षा पास होने के इरादे से ज़्यादा पढ़ता है, ज्ञान पाने के इरादे से कम पढ़ता है।
मेरा मानना है कि मूल्यांकन प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है। सर, जैसा कि अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, तो सर डॉक्टर के कस्तूरी नंदन जी ने 750 पन्ने की सिफारिश की थी। उसमें सरकार ने कुछ को अपनाया और कुछ को नहीं अपनाया। उसको थोड़ा विस्तार से बताएं, क्यों? देखिए, 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो 11 सदस्यीय कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दिया और बहुत अच्छे सिफारिश थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में सरकार ने जो एक्सेप्ट किया है, हमारे उसमें कई सवाल हैं सरकार से। सरकार ने उसमें से महत्वपूर्ण कई चीज़ों को नहीं स्वीकार किया है। जैसे सबसे बड़ा एक सुझाव दिया गया था कि इस देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जैसे इस देश में योजना आयोग का गठन किया था आर्थिक विकास के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, वैसे ही डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने अपने 23वें चैप्टर में ये सुझाव दिया कि इस देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाए जाने की ज़रूरत है। उस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होंगे और उसके जितने भी मेंबर होंगे वो सब एजुकेशनिस्ट होंगे, एजुकेशन के एक्सपर्ट होंगे। और यही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही इस देश की शिक्षा नीति के मामले में सारे निर्णय लेगी और ये शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने वाली इस देश की सर्वोच्च संस्था होगी। जो वो सिफारिश करेगी उसी के अकॉर्डिंग सरकारों को उसका अनुपालन करना होगा। लेकिन उस चीज़ को सरकार ने नहीं लागू किया। इसी तरह राज्यों में भी एक राज्य शिक्षा आयोग गठित करने का प्रावधान है, पर सरकार इसको क्यों नहीं लागू कर रही है? लागू इसलिए नहीं कर रही है कि अगर उसको लागू कर देगी तो शिक्षा की एक स्थिर नीति चलने लगेगी। सरकार इसलिए नहीं लागू करना चाहती है क्योंकि हर सरकार, हर राजनीतिक दल अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करता है, अपने विचारधारा को लागू करना चाहता है, जबकि एजुकेशन को इससे दूर रखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि एजुकेशनिस्ट ही इस देश की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आज तो सारी शिक्षा व्यवस्था कौन चला रहा है? इस देश के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसके एक्सपर्ट नहीं कहे जा सकते। जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनको भी हम इसका एक्सपर्ट नहीं मान सकते। वो जर्नलिस्ट हैं पर वो एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकते। तो एजुकेशनिस्ट को पॉलिसी डिटर्मिनेशन का पावर होना चाहिए। कंप्लायंस का काम ब्यूरोक्रेसी का है। सर, जैसे कि आप शिक्षक नेता हैं और आपने अभी बीते समय में चुनाव जो लड़ा वो काफी अच्छा लड़ा था, तो मतलब आप बीजेपी का चुनाव जीतने के बाद क्या आपको यह लगता है कि हाँ शिक्षक के लिए काम अच्छा होगा? देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव है, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग भी इस चुनाव को सीरियसली नहीं कराता है। पहली चीज़ तो इसमें जितने वोटर बनाए जाते हैं तमाम तरह से फर्जी वोटर बनाए जाते हैं। इसी चुनाव में अगर उसकी जांच की जाए तो मेरा मानना है कि कम से कम 7-8 हज़ार फर्जी वोटर मिल जाएंगे। दूसरा यह है कि राजनीतिक दलों का भी इसमें प्रवेश हो गया है। विधान परिषद में जो 1/12 सीटें शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई थी वो इस इरादे से बनाई गई थी कि शिक्षा और शिक्षक के हित में वहां बात उठेगी। पर जब राजनीतिक दल अपने लोगों को लड़ाने लगेंगे और राजनीतिक दल से व्यक्ति चुन करके वहां जाएगा तो फिर तो वो जो भी चुन के जाएगा वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा के मामले में या स्वतंत्र रूप से शिक्षकों के मामले में कोई आवाज नहीं उठा सकता। वो अपने राजनीतिक दल के ही एजेंडे पर रहेगा और अपने पार्टी के लीडर के हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए एक ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, लेकिन इससे अध्यापक समुदाय को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ है, संगठन है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां भी शिक्षकों के संगठन हैं, वहां भी शिक्षा और शिक्षकों के लिए संघर्ष करने का काम शिक्षक समुदाय और शिक्षक यूनियनें करती हैं और यहाँ भी करेंगे। इससे किसी प्रकार की निराश होने की जरूरत नहीं है। सड़क पर आंदोलन करके किया जाएगा और सड़क पर आंदोलन करके वो चीजें हासिल की जाएंगी। शिक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी हमारी है, विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभाएंगे।
सर जैसा कि शिक्षकों को पता था कि बीजेपी उनके हित में नहीं है, तो फिर भी बीजेपी को क्यों चुना? इसमें आपको कुछ गड़बड़ी दिखती है? मैंने आपको बताया ना कि मतदाता, एक पहली चीज तो यह है कि मतदाता सूची फेयर नहीं है। दूसरी चीज यह है कि सत्ता का तंत्र है बीजेपी के पास। बीजेपी कैसे चुनाव हुआ शायद ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा। विधान परिषद के एक शिक्षक सीट का चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल के कम से कम 42 विधायक चुनाव प्रचार में थे, 2 डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार में थे, सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगा दिया गया। तो सत्ता तंत्र के जोर पर कहीं प्रलोभन देकर, कहीं धमकाकर, कहीं डराकर तमाम तरह के उपक्रम अपनाए गए। तो चुनाव उन्होंने कैसे जीता है ये एक अलग विषय है। चुनाव होता है, वो चुनाव जीतने के पैतरे होते हैं, उस तरह से लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन अगर आम शिक्षक की मनमर्जी कि किसी प्रकार से आप जानकारी अन्य माध्यमों से लगाने का प्रयास करें, किसी सर्वे के माध्यम से, तो हमें लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल कहीं नहीं टिकेगा। शिक्षक अपने शिक्षक प्रतिनिधि को ही चुनना चाहेगा जी। और राजनीतिक दलों का प्रवेश दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है और जीता गया है जी, वो पूरा शिक्षक जानता है। सर जैसा कि आप शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो ये क्या अब भी जारी रहेगी? ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि शिक्षकों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं और शिक्षकों की हमारा संगठन है, हमारी यूनियन है। मैं उसका स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। शिक्षक संगठन हमेशा अपना काम करता रहेगा। विधान परिषद में जाने पर बस इतना है कि वहाँ पहुँच करके सरकार से सीधे नज़दीक से सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन न मुद्दे कहीं जाने वाले हैं, न आंदोलन कहीं जाने वाला है। फिर से शिक्षक नए जोश खरोश से संगठित होंगे अपने शिक्षकों के मुद्दों के लिए। शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको लेकर ये संघर्ष जारी रहेगा जी। और मजबूती के साथ होगा और संगठित होकर होगा। सर वर्तमान में आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी की सरकार फिर आएगी, वो दोबारा सत्ता पे आएगी? देखिए ये राजनीतिक सवाल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हमारा काम है, शिक्षक संगठन है, हम अपने शिक्षक समुदाय की भलाई के संबंध में काम करते हैं। सरकार कोई भी हो, शिक्षा और शिक्षकों के लिए काम करे। 2024 में पब्लिक को लगेगा कि इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको बहुमत मिलेगा, और अगर सरकार पब्लिक को ये लगेगा कि नहीं, अब इनसे पब्लिक जो है इनके कामों से संतुष्ट नहीं है, तो जिसको चाहेगी उसको मौका देगी। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, हमने लालमणि द्विवेदी जी से बातचीत की और उन्होंने हमको काफ़ी कुछ बताया। परीक्षा के बारे में भी हमने उनसे चर्चा की, नई शिक्षा नीति के बारे में भी उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुजश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।